अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, आप समझ लो। हिंदू विचार अपने पूरे राष्ट्र में कितने प्रकार थे तंत्र के? स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाधिपत्यम समंत पर्यायी सार्वभौम इतने सारे गवर्नेंस की सिस्टम्स चल रही थी एक ही देश में। अलग अलग भूगोल अलग अलग है, सारी बातें अलग अलग हो जाती है, सब जगह एक नहीं चलता, ऐसे चल रही थी। फिर भी हम एक राष्ट्र थे, पृथ्वी समुद्र पर्यंता या एक राटी थी, उसी में कहा है। तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है, एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है, उत्तराखंड ने लाया, लाते समय क्या किया उन्होंने? पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने, और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। कानून में कोड आ गया इसलिए वो स्थापित हो जाता, ऐसा नहीं होता है। लोग स्वीकार करते, पालन करते, तब होता है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाए, उनको विश्वास में ले, उनके साथ ऐसा व्यापक संवाद कर एक कोड लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आनंद है कि इस दिशा में अभी जो चल रहे वो थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं, और पूरा ही ऐसा चल लेना चाहिए। अगर आ गया तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ध्यान रखना विविधता में एकता वाला हमारा देश है। ये कोई कठिनाई नहीं है, ये मदद करती है। ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परवाह नहीं, ऐसा हमको रहना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो प्रश्न है वो आपको वहां पूछना चाहिए। वो अगर हमसे आकर पूछते तो हम उनको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। कल मैंने बताया था, हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है हम उसका प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। अब लोगों में अगर वो नीति स्वीकार हो गई तो चुनावी राजनीति में जो उस नीति का पुरस्कार करते उनको अपने आप लाभ होता है। किसने करना है हम नहीं बताते, उनकी मर्जी है। हम राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहे, राम मंदिर के पक्ष में जो थे उनको लाभ हुआ। अन्य लोगों को मना नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। अब हमारा बल है और लोग सुनते हैं, मानते भी है, तो उसके साथ चलने वालों का लाभ होता है। हम क्या करें? हम तो किसी के लिए नहीं करते, नीतियों के लिए करते हैं। तो इसलिए जब हमारा काम बढ़ा तो उस नीति का पुरस्कार करने वालों का लाभ हुआ, उनके अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन तो हमारे परिश्रम के कारण आए। गुरुजी जन्मशती से शुरू हुआ, तब तक कुछ परिस्थिति थी, लोगों ने वो झेली। फिर लोगों के दिमाग में जल्दी जल्दी थोड़ा ऐसा प्रकाश हुआ कि भाई ये भी लोग हैं, इनका भी सुनो। इमरजेंसी में इन्होंने अच्छा काम किया, राम जन्मभूमि आंदोलन किया, ये किया। अब वो गुरुजी जन्मशती क्या कह रहे हैं? उसके बाद विवेकानंद सार्धशती आई, उसमें हमारे लोगों ने काम किया। ये सब धीरे धीरे इमरजेंसी, राम जन्मभूमि आंदोलन, गुरुजी जन्मशती, विवेकानंद सार्धशती, अपना पसीना बहाकर हमने अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाया। तो
हमारे अच्छे दिन तो उसके बलबूते आए, आप लोगों का स्नेह विश्वास और हमारे स्वयंसेवकों का अखंड परिश्रम। अब हमने उन पर कोई दबाव डाला नहीं, किसी पर डालते नहीं, हम पुरस्कार करते हैं। सिद्धांतिक राजनीति और राजनीति में नीति, इसका ही पुरस्कार करते हैं। अब डील का मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार तो चलेंगे। आइसोलेशन में आज कोई देश जी नहीं सकता, तो लेन देन चलेगी, तो डील्स होंगे, और डील्स में कुछ मिलेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ऐसा ही रहता है। तो कम से कम नुकसान अपना हो, नुकसान अपना न हो, बने तो विन विन डील करे, नहीं तो अपना विन तो श्योर करे। ऐसे ही डील सब लोग करते हैं, हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। वो किया होगा ऐसी आशा है, क्योंकि ये जो हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे पिछले 10 वर्षों से, वो अड़ने वाला और तन के खड़ा होने वाला है। तो आशा करता हूं अध्ययन के बाद भी मुझे यही दिखाई देगा कि क्या है। परंतु जो कुछ लेना है वो एडाप्ट करके लेना है, अपना नुकसान न हो ये तो देखना है। तो इसलिए हम सेंसिटिव होते हैं आउटसाइड प्रोडक्ट्स के बारे में। खेती में एक बात है, किसान अपना मालिक होना चाहिए। 50 स्वयंसेवकों के पीछे एक ऐसे प्रांत प्रतिनिधि होते हैं, और 40 प्रांत प्रतिनिधियों के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि ये सरकार विभाग और क्षेत्र संघ चालकों का चुनाव करते हैं, और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत विभाग जिला संघ चालकों का चुनाव करते हैं। बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं। अपवाद एक है सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है, उसमें निर्वाचन, वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहाँ चुनाव वगैरह नहीं है, वहाँ जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए, तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं, मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है, आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है, और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले संघ छोटा था,
एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ, उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया, हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं, ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है, और वो आज हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है, हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहां अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है। परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं। जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये 2 ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं, संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी।